नमस्कार। आप सभी का YouTube कक्षा में मैं हरीश कुमार पांडे, वर्तमान सहायक प्राध्यापक आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड पाठ्यक्रम के कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो बीएड सेकेंड ईयर का भाग है में आज हम लोग समावेशी कक्षा को आकार देने में शिक्षक की भूमिका विषय पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विगत पूर्व में दिए गए सभी YouTube में मैंने बहुत ही सरल और आसान टॉपिक को लिया है और ये प्रयास किया है कि उसमें से महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों को जीवनोपयोगी हो और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उससे प्रश्न मिले और बनते भी हैं। जब आप लोग प्रतियोगी परीक्षा को देंगे और उसमें जब आप लोगों को जब प्रश्न मिलेगा और आप लोग जब उसको हल करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमने अपना समय व्यतीत किया है। समावेशी शिक्षा, जैसा कि मैंने पूर्व की भांति बताया है कि यह शिक्षा का एक नवीन संप्रत्यय है। आज नई शिक्षा नीति आ गई है, कल इस पर मुहर लग गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा में निरंतरता और परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि न समय रुकता है और ना ही परिस्थिति रुकती है। समय भी परिवर्तनशील है और परिस्थिति भी बदलती रहती है। समाज की जरूरतें हर वर्ष बदल जाती है। व्यक्ति की जरूरतें भी हर वर्ष बदल जाती हैं। परिवार की भी जरूरतें हर वर्ष बदल जाती है। लेकिन शिक्षा में यह परिवर्तन 5 साल पे देखने को मिलता है, जबकि 34 वर्ष लगे। मैं इसकी भूमिका इसलिए रख रहा हूं कि समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय पुराना है, लेकिन अमेरिका में इस पे बहुत रिसर्च हुए और यूरोपीय कंट्री से ये बढ़ते हुए अमेरिका पहुंचा था, लेकिन जो इस पे सिस्टमेटिक कार्य हुआ वो अमेरिका में ही हुआ। और मंदिता शब्द, जिसकी मानसिक मंदिता है, तो मंदिता शब्द को सर्वप्रथम अमेरिकन एसोसिएशन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमेरिकन एसोसिएशन ने ही इसको डिफाइन किया था। कई प्रकार के एम्पावरमेंट जो शब्द आए वो अमेरिका से ही आए और वहीं इस पर रिसर्च हुआ। सैमुअल किर्क महोदय ने इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च किए और ये रिसर्चों का ही परिणाम है कि अब ये माना जाने लगा कि समावेशी शिक्षा की जो ये अवधारणा है, इसको सामान्य कक्षाओं तक इसको पहुंचाया जाए और यदि विशेष की जरूरत है तो उसके लिए विशेष विद्यालय या विशेष संस्थान बनाए जाएं, जहां पर उनकी शिक्षा
और रिहैबिलिटेशन की तो व्यवस्था होगी ही, साथ ही वहाँ पे नए नए रिसर्चेज होंगे और नए नए इनोवेशंस होंगे। और ये इनोवेशंस का ही और रिसर्च का ही परिणाम है कि आज हम लोग जो बालक किसी भी प्रकार की डिसेबल्ड हैं, वो भी प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो या इनोवेशन का क्षेत्र हो या मेडिकल का क्षेत्र हो या सिविल के भी परीक्षाओं में देखिए, कई बार कोर्ट से लोग जीत कर आंखों से कम दृष्टि, मतलब दृष्टि बहुत कम थी, बहुत बड़े हाई लेंस वाले चश्मे, पैरों से हाथ से विकलांग, लेकिन विकलांगता शरीर में थी, बुद्धि में नहीं थी, और वो जीत के लोग आए और फिर आके और अपनी अलग से पहचान बनाए। तो यही पहचान आगे चल के सोसाइटी का एक रोल मॉडल बनता है, और सोसाइटी जब इस बात को स्वीकार रही है कि जब अब आप लोग देखे होंगे कि जिनके पैर नहीं कट गए, किसी कारणों से जर्नी में कट गए, एक्सीडेंट हो गया या कोई दुर्घटना घट गई, और फिर भी कृत्रिम पैरों की सहायता से माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अन्य और विकलांगता को झेलते हुए भी लोग बड़े बड़े किंग्स, तो नाम आप लोग जानते हैं, तो पूरे शरीर से कहीं ना कहीं उनको तकलीफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो अपना या तो अवसर बनाए, लेकिन बुद्धि से वहाँ पे विकलांग नहीं थे। तो उन्होंने, तो इस प्रकार से मेरे कहने का मूल भाव यह है कि यदि फैमिली, सोसाइटी और स्कूल, और विशेष रूप से स्कूल के टीचर्स अगर इसको एक चुनौती के रूप में लें, तो हम लोग भी एक स्पेशल को नॉर्मल में बदल तो नहीं सकते, लेकिन बहुत हद तक मुख्य धारा में शामिल करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो समावेशी कक्षा को आकार देने में शिक्षक, हम लोग भविष्य के शिक्षक हैं, आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं, आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और कल आप लोग टीचर हो जाएंगे, तो आप लोगों के पास भी बहुत से इनोवेटिव आइडिया होंगे। लेकिन अगर कुछ हमारे पास कुछ प्रीवियस नॉलेज अगर होता है तो हमें नवीन कार्य करने में सहायता मिलती है। तो हम लोग इस पे क्या कार्य कर सकते हैं, कैसे हम लोग आकार दे सकते हैं? तो पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम शिक्षक को इस बात की तलाश करनी चाहिए कि बालक, अमुक बालक कक्ष में कौन सा ऐसा व्यवहार ज्यादा प्रदर्शित करता है जो उसकी नेचुरल एबिलिटी है, जो उसकी प्राकृतिक जन्मजात उसकी योग्यता है। यदि उस योग्यता को, उसके प्रदर्शन के आधार पर उस योग्यता को पहचान कर अगर उस पर समय दिया जाए और उसको आकार दिया जाए तो बहुत हद तक हम भी सफल हो सकते हैं, विद्यार्थी तो सफल होगा ही, शिक्षा भी, समावेशी शिक्षा भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा में ऐसे बहुत से विद्यार्थी सामान्यतः कक्ष में टीचर टीचिंग के साथ साथ में बहुत सी एक्टिविटी को कराता है कक्ष में।
मैं कक्षा के बाहर या को करिकुलम एक्टिविटी की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो भी शामिल करेंगे। इसके बाद पहला स्टेप में कक्ष में शिक्षक टीचिंग के साथ साथ में बहुत से एक्टिविटी को कराता है। वह एक्टिविटी अपनी विषय को से रिलेटेड तो होती ही है, उसमें विद्यार्थी की कल्पनाशीलता और सृजनशीलता दोनों का पता चलता है। जैसे शिक्षक पढ़ाने के बाद साधारणतः अपने विद्यार्थियों से कहता है कि आप अपने शब्दों में इस बातों को लिखिए। तो जब शिक्षक विद्यार्थियों को टीचिंग के साथ साथ में लिखने के लिए कुछ कहता है तो इससे सभी विद्यार्थी लिखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी एक तो लेखनी अच्छी होती है, लेखनी अच्छी का मतलब हैंड राइटिंग, और दूसरा होता है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मतलब जो अन्य विद्यार्थियों से हटकर विषय वस्तु का इतनी सुंदर और एक अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण करना कि वह अन्य दूसरों से वो क्या हो, भिन्न हो, अलग हो। तो क्रिएटिव थोड़ा हटके अन्य लोगों से कुछ एक नई प्रकार की। तो यहाँ पे देखिए राइटिंग, तो इसमें देखिए कि हमने क्या किया, समानता हम लोग करते हैं, टीचिंग सभी लोग करते हैं, टीचिंग के साथ में सभी लोग लिखवाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टीचर थोड़ा सा समय दे दे तो एक तो हैंड राइटिंग का भी पता चल जाता है, हैंड राइटिंग का महत्व तो है ही, और दूसरा क्रिएटिव राइटिंग। अच्छा, राइटिंग के साथ साथ में भी और भी इसके साथ में एक्टिविटी हो, जैसे कि हम लोग जैसे कि अभिव्यक्ति, जैसे हमने रीडिंग करा दिया, राइटिंग हो गई, हमने कहा कि आपने जो भी पढ़ा या जो भी पढ़ाया गया आप इस पर अपने विचार दीजिए, इन्हें आपने क्या समझा, इसको आप 10 शब्दों में बोल के बताइए। तो देखिए एक तो जैसा बहुत से विद्यार्थियों में अलग अलग तरीके की क्षमता होती है। बहुत से विद्यार्थी जो शिक्षक ने जो पढ़ाया सेम उसी मैटर को दोहरा देते हैं, मतलब इससे आपको ये पता चल रहा है कि इस बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प है, उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल भी हो रहा है और रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। लेकिन वो उसकी वो क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। तो ऐसे भी विद्यार्थी कई परिस्थितियों में काफ़ी सफल होते हैं, और आजकल के प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हैं। तो इसका अभिव्यक्ति, कुछ बच्चे विषय वस्तु को बिल्कुल हट के एक अलग तरीके से, मतलब कि कभी कल्पना हम लोग नहीं कर पाते हैं कि ये भी हो सकता है। तो जब ऐसे विचार, इससे क्या होता है कि ये इनोवेटिव विचार हो जाते हैं, और ऐसे तो टीचर को इस बात का पता चल जाता है और कि ये बच्चा कितना इनोवेटिव है। और दूसरा क्या होता है कि बच्चे को भी ये लगने लगता है कि हमारे मतलब जब टीचर्स जब उसको रीइंफोर्समेंट देता है, उसको फीडबैक देता है, तो बच्चे को भी लगता है कि शायद मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ और इस पर मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आजकल ऐसे बालकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं क्रिएटिव हो, जो इनोवेटिव हो। तो और कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोगों ने जो जितने भी आप लोगों ने वो लर्निंग क्षमता वाले में आप लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे बच्चों में कुछ पक्ष बहुत मजबूत होते हैं। कुछ बच्चे जैसे कि कोई ब्लैक बोर्ड पे उनको जैसे बुला दीजिए कोई चित्र डायग्राम बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग जब बीएड करते थे तो आप लोगों को पढ़ाया गया है मेथड और एक पढ़ाया गया है टेक्निक। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर पूरी वीडियो में कुछ भी अच्छी ना लगे तो ये आपको बिल्कुल नई जानकारी मैं दे रहा हूँ, और बिल्कुल आप लोग इससे पहले नहीं सुने होंगे। मेथड व्यक्ति के अंदर होता है, मेथड व्यक्ति के अंदर होता है। लेक्चर मेथड है, हम बोल रहे हैं, हमने इसको कोई बहुत इसमें इनोवेशन नहीं किया। हमारी भाषा अच्छी है, हमारे बोलने का लय अलग अच्छा है, हमने कुछ चीज़ों को सीख लिया, लेकिन फिर भी ये हमारे अंदर थी।
हम बहुत चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये हमारे अंदर थी। तो विधि हो गई कि जो हमारे अंदर थी, और ये हो गई मेथड। और टेक्निक्स ये बाहर होती है। हम अपने विषय को, हम अपने प्रस्तुतिकरण को, हम अपने समझाने की प्रक्रिया को कितना सरल और आसान बना दें। आपने टेक्निक्स का प्रयोग, प्रश्न तो यही खड़ा होगा, टेक्निक्स का प्रयोग आपने क्यों किया? क्योंकि आपकी विधि, आपको लगने लगा कि हमारी विधि अब प्रभावी नहीं रही, तो हम क्या करते हैं? टेक्निक का प्रयोग करते हैं। टेक्निक से ही आगे चल के टेक्नोलॉजी बना, तो टेक्निक से टेक्नोलॉजी बना। तो अर्थात अब आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी है कि जो हमारी, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, या जो मेरा उद्देश्य है, वह उद्देश्य हमारी सरलता से मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ जहाँ तक मुझे पहुँचाना है, और मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक, तो इसी प्रकार से टीचर के पास टेक्निक्स का, भाई वो टेक्निक्स बाहर है तो बाहर वाली विषय वस्तु सीखी जाती है, और अंदर की विषय वस्तु को डेवलप किया जाता है। हमारे अंदर जो इसमें है, इसमें बोलते हैं परिमार्जन। हमारे अंदर वो योग्यता है, हम इसको परिमार्जित कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर कोई चीज है, हम उसको क्या करते हैं? जैसे कोई बाहर विषय, कोई बाहरी चीज है। अब जैसे कि कंप्यूटर जब आई होगी तो ये टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन अब तो आम हो गई। अब लेकिन इसमें आपने इनोवेशन क्या कर दिया? इसमें आपने कौन सी टेक्निक लगा दी? आपने पीपीटी बनाया, सभी लोग पीपीटी बनाते हैं, लेकिन आपने उस पीपीटी में कुछ ऐसे न्यू कुछ इन्वेंट किया, जैसे कि आपको आप जो भी दिखाना चाहते हो वो रनिंग मोड में हो, मूवमेंट कर रहा हो। अब बादल को दिखा रहे हो, वो बादल आपको चल रही हो, उसमें सूर्य का प्रकाश कभी छिप रहा है, कभी आ रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल न्यू। अभी आप लोग, अभी तो शायद कुछ लोग अगर जागरूक होंगे तो देखे होंगे, अभी इस प्रकार की बातें नहीं आई हैं, लेकिन अब आ रही हैं। समुद्र का लग रहा है कि जल, लग रहा है कि चल रहा है। तो अब जबकि ये असंभव सा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको इन्वेंट किया। तो ये क्या हो गई? विधि तो हमारी ऑलरेडी थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का हम जब प्रयोग करने लगते हैं और टेक्नोलॉजी जब सीखने लगते हैं, तो वही टेक्नोलॉजी हमारी क्या हो जाती है? हमारी युक्ति बन जाती है। हम वो हमारे लिए एक हमारी जहाँ पर विषय वस्तु हमारी थोड़ा सा गंभीर हो जा रही है या कठिन हो जा रही है, उसको हम लोग सरलता से सफल तरीके से सीखने सिखाने में, बताने में, हम उसको या अगले को ठीक ठीक तरीके से समझाने के लिए कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आप इसका टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। मुझे लग रहा है तो टीचिंग ऐसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन में ये तो मैंने कुछ जितनी बातें मेरे मस्तिष्क में आई मैंने बताई। आप लोग इसके हट के, मैंने जो कहा इसी पे बहुत से तो बच्चे के प्रश्न होते हैं, अब इसी पे मंथन कर रहे हैं। तो गलत और सही को सिद्ध और असिद्ध करने में हम लोग ना, ये मेरे पास इतना आया, आप इस पे एक अब फाउंडेशन तो बन गई, आप इस पे अलग सोचिए और इसमें और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पे अगर हम लोग काम करें तो कहीं जाके ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोगों ने जो बच्चों की जो मौलिक प्रतिभा है, जो मौलिक क्षमता है, तो उसको हमने सबसे पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको प्लेस दिया। प्लेस देने के बाद हमने उसको परफॉर्म करने के लिए हमने उसको काउंसलिंग किया, हमने उसको गाइडेंस करी। गाइडेंस करने के बाद हमने उसका डायग्नोस किया। भाई बच्चा ने प्रदर्शन किया तो जरूरी नहीं है कि प्रदर्शन, अब आप उसमें क्या करते हैं? तो जैसे कि हमने बताया था कि बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन आपको है, आपकी दूसरे बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन। तो बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है? मतलब कि जो वो व्यवहार कर रहा है उसके व्यवहार में जो परिमार्जन। कोई विद्यार्थी ने ब्लैक बोर्ड पे, जैसे मैंने जैसे कि बहुत से हम आपके भी टीचर होंगे कि उन ब्लैक बोर्ड पे अगर चौक से अगर वो गणित पढ़ा रहे हैं, अगर उनको त्रिभुज वर्ग तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन अगर गोला खींचना होता है तो
कुछ लोग तो ऐसे खींचते हैं कि अब आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन कोई कोई टीचर इस प्रकार से मैथमेटिक्स के डायग्राम को खींच देते हैं, या केमिस्ट्री में जो भी जो होता है और जिसे कि रासायनिक भट्ठी वगैरह नहीं होता है, तो इस प्रकार से बना देंगे कि लगेगा कि बिल्कुल चित्र मतलब चित्र उकेर के आ गया है, बिल्कुल सजीव जैसा। मेहनत तो उन्होंने भी किया जिनकी आकृति अच्छी नहीं बनी, और मेहनत उन्होंने भी किया जिनकी आकृति अच्छी बनी। मेहनत दोनों ने किया, लेकिन दोनों ने अच्छा पढ़ाया, लेकिन अगर जिसकी आकृति, जिनकी जो उस पर जो डायग्राम है बहुत अच्छा बना, बरबस उसको बच्चे आकर्षित होते हैं और उसको ज़्यादा सीखते हैं। ऐसा आप लोगों का भी अनुभव होगा, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन बाय द वे मुझे गोला बनाने नहीं आ रहा है, ब्लैक बोर्ड पे बना देना ये तो हमारी प्रचलित विधि है। लेकिन हमने क्या टेक्टिक्स लगाया, हमने उसमें एक टेक्निक लगा दी। हमारे पास लंगड़ा प्रकार होता है, हमने लंगड़ा प्रकार को लेके उसमें हमने जैसे पेंसिल की जगह पर हमने चाक को ही लगा दिया, और चाक से हमने गोले को खींच दिया। ये हमारे पास लंगड़ा प्रकार नहीं है। हम बहुत से टीचर को देखते हैं कि, या आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ भी नहीं तो अपने रुमाल में ही चाक को बांधकर एक जगह पॉइंट को लेके और जो भी बनाना था वो बहुत अच्छे तरीके से, या कोई डोरी बांधकर, तो इस प्रकार से जो आपने कुछ हटके किया, ये ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं, इनोवेशन कोई भी कर सकता है। आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से, सहज तरीके से करने के लिए जो भी आप विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वह विधि आपकी अपनी इनोवेशन होगी, वो आपकी अपनी टेक्निक होगी। वो आप उसमें और एक बार आप करेंगे, उसमें बार बार अगर उसमें केवल मॉडिफिकेशन करते रहेंगे तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। जैसे बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं कि जिनको बोलते समय कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी, तुतलाहट होता है, तो उनके लिए भी उनके अब यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब अब भाई एक प्रॉब्लम तो है। एक बार मैंने एक जो चाणक्य IAS के जो तैयारी करवाते हैं वो मिश्रा सर, मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था। तो एक IAS का लड़का था, वो लगभग 6 बार के PCS का इंटरव्यू और IAS का 3 बार के इंटरव्यू में छट गया था। और उसका कारण ये था कि उसकी आत्मविश्वास बहुत अच्छी थी, विषय वस्तु पर पकड़ उसकी बहुत अच्छी थी, उसका प्रेजेंटेशन सो फार सो गुड था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वह बोलते समय तो उसको थोड़ी सी तुतलाहट होती थी, और सामने वाले को हकलाना, सामने वाले को ये लगता था कि उसको आत्मविश्वास में कमी है या विषय वस्तु को उसके पास नहीं है। तो वो मिश्रा सर, वो लड़का वो बताया कि वो लड़का मेरे पास आया कि सर आपने बहुत लोगों को आपने पढ़ाया है, आपके माध्यम से बहुत लोग सिविल सर्वेंट बने हैं, और हमारे पास तो कहा कि ठीक है आप अभी कुछ बताइए मत। तो वो ये बताया कि मैंने उस बच्चे का लगभग मैंने आधे घंटे मैंने उससे बात की, और मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इस बच्चे के पास इतनी अच्छी नॉलेज है, इतनी अच्छी इसकी लीडरशिप क्वालिटी है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उसका मतलब जो एक इसके जितना भी उसमें एक क्वालिटी होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट के लिए, उसमें सभी क्वालिटी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक तुमको बात बता रहा हूँ। जैसे ही इंटरव्यू का अगर 2 मिनट बीत जाए, और जैसे कि वार्तालाप आपको बताने को कहा, पहले तो अपने बारे में अपने सब संभावता होता है अपने बारे में कुछ बताइए, और जब इंटरव्यू 2 मिनट बीत जाए तो आप जो हेड ऑफ द पर्सन, जो चेयर पर्सन है, जो जिनकी बोर्ड है, उस बोर्ड के जो चेयरमैन है, आप उनसे ये कहें कि सर मैं बोलने में थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम है, अब हक मैं थोड़ा भूल रहा हूँ वो शब्द क्या था हक लाने वाला, कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा मुझे समय दिया जाए कि जिससे मैं अपनी बातों को मैं सहज तरीके से रख सकूँ।
वो लड़का, जैसे सर बता रहे थे कि वो लड़का बाद में वो इंटरव्यू में गया और उसको एक ऐसा, मैंने बताया ना, मेथड और टेक्निक, उसको एक युक्ति मिल गई थी। अब वो रुके क्यों? जैसे ही बोर्ड का इंटरव्यू अभी 1.25 मिनट ही बीता था, उस लड़के ने बोर्ड ऑफ चेयरमैन से उन्होंने कहा कि सर आई हैव सम प्रॉब्लम, मतलब बोलने में मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इस मतलब मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए, जिससे वो जो इंटरव्यू उसका हर बार 12-13 मिनट चलता था, उसका इंटरव्यू 47 मिनट चला था, मतलब 50 मिनट के आसपास उसका इंटरव्यू चला था। और वो इंटरव्यू में सफल हुआ और आईएएस बना। वो आया था मिश्रा सर को बधाई देने के लिए, तो सर बता रहे थे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उसके बात करके मैंने उसके टैलेंट को पहचान लिया। और मैंने कहा कि जब आपके ये प्रॉब्लम है, आप उनको ये बोल दीजिए कि मेरे पास ये समस्या है, लेकिन इस समस्या को मुझे अगर आप इग्नोर करते हैं तो मुझे समय दीजिए, मैं अपनी बातों को मैं रखूँगा, जो बात आप मतलब हमसे चाहते हैं। तो ये क्या होगा, मैं ये बता रहा था कि इसी में कि बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन, आप इसमें व्यवहार में परिवर्तन। अब आपको जब पता चल गया कि किस प्रकार की दिव्यांगता है, किस प्रकार की इम्पायरमेंट है, किस प्रकार की डिसेबिलिटीज है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, जब आप प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो आप उसके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, आप उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको गाइडेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें एक शिक्षक कर सकता है। तो योग्यता को पहचानना, समय तो लगता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है, थोड़ा धैर्य, पेशेंस होना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति कर लेता है तो निश्चित रूप से काफ़ी सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला है कि बालकों की शारीरिक या शैक्षिक अनुकूलताओं को पता लगाना जो नियमित कक्षा में क्रियाशील हो। शारीरिक और शैक्षिक अनुकूलताएं, शारीरिक और शैक्षिक अनुकूलताएं। अब बहुत से बच्चे, मैं मतलब बहुत बात हो सकता है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। जैसे कोई बच्चा, आप देखे होंगे कि वो जब भी आएगा तो खिड़की के पास बैठता है। आप उसके केवल प्लेस को परिवर्तन कर दीजिए, देखिए उसके व्यवहार में, अगर वो लड़का ठीक ठाक है, सब कुछ सीख रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, जगह बदल दीजिए, वो धीरे धीरे वो डाउनफॉल में जाने लगेगा। देखो, कौन किस परिस्थिति में अपने को सहज महसूस कर रहा है, यह आप और हम तय नहीं कर सकते हैं, ये वही तय करेगा। आप उसको केवल ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि किस परिस्थिति में वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। एक तो नए रिसर्च होने लगे हैं कि ऐसे बहुत से ऐसे विद्यार्थी या ऐसा एक वर्ग तैयार हो गया है जो दिन में काम को बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन रात के समय वो काम को बहुत बेहतर कर रहे हैं। और जो बच्चे इसमें कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में लगे हुए हों, बच्चे हों या बच्चियां, कोई भी विद्यार्थी इसमें लगे हों, तो आजकल देखिए कि पढ़ने के तौर तरीकों में परिवर्तन आ गया है। ट्रेडिशनल तरीकों को बच्चों ने बिल्कुल नकार दिया है। आप किसी भी हॉस्टल में या किसी प्रतियोगिता के क्षेत्र जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं, जहाँ पे वहाँ हब हो, वहाँ पे जाइए और देखिए पूरी रात भर बच्चे पढ़ते हैं और सफलता का पैमाना वहीं से तय हो रहा है। 4 बजे भोर में उठ के पढ़ना और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज की परिकल्पना को मतलब वहाँ पे दिखती ही नहीं है। अब इस पे नए तरीके से रिसर्चेज होने लगे हैं कि जो व्यक्ति, ऐसे बहुत से सफल रिसर्च आए हैं कि रात में वर्क करने की इनकी क्षमता कई गुनी बढ़ जाती है, जबकि दिन में ऐसी क्षमता नहीं है। तो भाई क्यों ना ऐसे लोग जो रात में ही काम करें। आप लोग कल्पना कीजिए कि जो भी नई नई जो थ्योरी आ रही है, जो नए नए, अब तो भाई भौतिक विज्ञान का आविष्कार है,
एकदम 21वीं सदी है। अब तो नई शिक्षा नीति भी कह रही है कि अब डिग्री से कोई मतलब नहीं, अब एकदम नॉलेज, अब तो नॉलेज सोसाइटी की भी बात खत्म हो गई। हमने अब से पहले हमने एजुकेशन की बात करते थे, फिर हम लोग नॉलेज की बात, अब तो नॉलेज सोसाइटी बहुत कम समय के लिए आया। अभी हम लोग तो नॉलेज, हमें लग रहा है कि नॉलेज की बात अभी बीएड में अगर एज ए पेपर के रूप में देखा जाए तो अभी तो 2-3 साल 4 साल ही चले हुए हैं। तो नॉलेज सोसाइटी की बात खत्म होकर अब लर्निंग सोसाइटी की बात हो रही है। क्योंकि मैं तो कई बार, आप लोग जो अगर मुझे सुने होंगे, याद हो, तो मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले दिनों में परिवर्तन इस कदर है कि ज्ञान को माना जा रहा है कि ज्ञान अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है, लेकिन लर्निंग नहीं पहुंची है, इनोवेशन नहीं पहुंचा है। अब किताबों को रट के बोलने वाली परंपरा खत्म होती जा रही है। अब परंपरा आ रही है कि हम बच्चे के पास कितना स्किल है, वो कितना स्किल्ड है। तो नॉलेज सोसाइटी से हम लोग लर्निंग सोसाइटी पे जा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि लर्निंग सोसाइटी भी अभी इसकी परिकल्पना, अवधारणा को, अभी तो नई नई अवधारणा आई है। मैं आप लोग भी स्टडी कीजिएगा तो लर्निंग अवधारणा भी बहुत देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि लर्निंग मतलब कि सीखना है। यहाँ पे मेन जहाँ पे जो डिमांड आ रही है, वो डिमांड आ रही है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो एक प्रकार से लीडरशिप में नहीं, हम लोग पढ़ते हैं लीडरशिप की क्वालिटी में पढ़ते हैं कि जो मिरेकल कर दे, जो चमत्कार कर दे। मतलब कि लर्निंग से भी ऊपर हमें पहुंचना होगा, बिल्कुल नहीं बोलते स्किल्ड। जैसे कि आपने टेप होता है ना, टेप आपने जब दबाया वहीं से स्टार्ट, इस प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हम लोग अब आप यहाँ पे आप लोगों के पास प्रश्न बन सकता है कि ऐसे लोग तो फिर संवेदनाएं फिर प्रभावी होंगी, फिर वहाँ पे तो वो चुनौती होगी। इसीलिए मैं कहा जा रहा है कि शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ सदैव है, और इसीलिए नई शिक्षा पॉलिसी में भी ये बात आई है कि भाई इन सर्विस और आप सर्विस दोनों में टीचर को बिल्कुल समय समय पर ट्रेनिंग मैंने उनको दी जाए, उनको भी नई नई चीज़ों के बारे में बताया जाए, उनको चुनौतियों से अवगत कराया जाए। तो इस प्रकार की ये बातें होगी भाई। और शैक्षिक अनुकूलता, उनको किस प्रकार से वो पढ़ने में अपने को अनुकूल महसूस कर रहे हैं। बहुत से बच्चे अब टेबल मेज ना मिले तो वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छा लिख नहीं पाते हैं। अब मेरा एक मित्र था, अब वो जमीन पे ही बैठ के लिखता था, और वो आपको नहीं, वो टूट होती है जिस पे एग्जाम में हम लोग पहले ज़माने में लिखते थे, ले जाते थे उस पर रख के, और सहारा मिलता था लिखने के लिए। तो वो उसी पे जमीन पे बैठ जाएगा और अपने पैरों को उठा के उसी पे पैरों पे ही वो इतनी बढ़िया हैंड